हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो इसके पहले एस्टिमेशन कास्टिंग में हमने मेथड जो बताया था, उस मेथड में ये दो मेथड बता दिए थे और इन दोनों में आज अंतर देख लेते हैं, फिर आगे के मेथड को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और दूसरा था अपचयन या अवशेष विधि, मतलब जो घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, इसमें अंतर यही ज़्यादा पॉपुलर भी है छोटे इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें क्या है कि इस बिड में मूल्यह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है, कांस्टेंट मान के चलते हैं, जबकि इसमें घटती है। ठीक है, यह एक अवैज्ञानिक तरीका है, मतलब ओरल तरीका है, जबकि ये वैज्ञानिक तरीका है। इस बिड मूल्यह्रास की गणना के दृष्टिकोण से सरल होती है, जब इसका स्ट्रेट लाइन है यानी सरल है, ठीक है, जबकि यह अपेक्षाकृत कठिन या जटिल होती है। यह विधि भारतीय आयकर विधान द्वारा अमान्य है, मतलब ऐसा हम गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, जबकि ये दिखा सकते हैं। इस विधि में परिसंपत्ति का जीवन काल समाप्त होने पर उसका मूल्य शून्य हो जाता है, यानी कोई भी अशिष्ट है, कोई भी आइटम है, अगर उसका जीवन चक्र खत्म हो गया, लाइफ साइकिल उसकी खत्म हो गई है, यानी स्क्रैप हो गया, तो उसका मूल्य शून्य कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो परिसंपत्ति का मूल्य लागत प्रति वर्ष एक निश्चित दर से हाश को चार्ज किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स है। यानी कैसा है ये, मान के चलिए साधारण ब्याज है, जबकि ये इस तरीके का है मैटर, ये एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज मान सकते हैं, ठीक है। इस विधि का प्रयोग कम मूल्य और कम अल्पकालिक काल वाली परिसंपत्तियों के लिए, यानी छोटी इंडस्ट्री के लिए होता है, जबकि ये उसकी तुलना में बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्रयोग होता है। आगे का स्लाइड क्या है? ठीक है, दूसरा तीसरा आगे का स्लाइड वही 7वां पॉइंट सेम है, ठीक है। हाँ, अब आता है नेक्स्ट मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। सिंकिंग मतलब होता है एक तरीके से सिकुड़ने वाली बात कर, ठीक है। निचेत विधि, इस विधि में प्रतिवर्ष परिसंपत्ति का मान में होने वाले जो वास्तविक हास होती है, ठीक है, के बराबर एक अवमूल्य कोष का आगणन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये पेन हमने खरीदा, तो हम ये कह मतलब ये मान लीजिए 100 रुपये की थी, 100 रुपये, अब इसका अगले साल जैसे होता नहीं कि अब फर्स्ट हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो गया, यानी कि उसका रेट कम हुआ, तो वही उसी की बात कर रहा है कि जो वास्तविक लॉस हो रहा है, एक उसका कोर्स बना जाए, मतलब एक उसका प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और उसके तहत इसको गणना किया जाता है। उस और कहाँ प्रयोग होता है? उस व्यापार के अलावा इस राशि को किसी भी अन्य जगह निवेशित किया जाता है और कोष पर ब्याज अर्जित किया जाता है, ठीक है। मेरे ये कहने मतलब है कि जब हम ऐसा जान रहे हैं कि ये प्रतिवर्ष 1 रुपया इसका दाम कम हो रहा है, तो क्यों ना हम इसके द्वारा कमाई गई पैसे को कहीं हम इन्वेस्ट करें, यानी 1-2 रुपया वहां रखें, ठीक है, समझ में आए? तो 2 रुपया रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका लास्ट में जब ये लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, तो वहां 200 रुपये कलेक्ट हो गया, यानी 100 रुपये आपका फायदा तो हुआ, 100 रुपये में आपने खरीदा था। इस तरीके से इस प्रकार निचेप निधि निवेश साल दर साल वार्षिक अवमूल्यन की राशि पिछले निवेश अर्जित ब्याज के योग के साथ बढ़ता है, यानी 100 रुपया वो था और 100 रुपये था। इस विधि का मूल्य ह्रास को कोष विधि कहते हैं, यानी कि उसको कहीं आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड का ही है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब आता है, एक मिनट, थोड़ा स्लाइड में कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है। हेलो, तो हम ये बात करती है कि इस विधि को मूल्यह्रास विधि भी कहा जाता है, ठीक है, यानी नीचे वाली विधि की बात कर रहे हैं। इस विधि में इस बात का प्रावधान करती है, ठीक है, कि जिसमें परिसंपत्तियों को सेवा अवधि के बाद उन्हें बदलने के लिए नगद राशि उपलब्ध हो जाता है, यानी कि हमने क्या किया था, 100 रुपया एक्स्ट्रा ही जमा किया था ना, तो इस तरीके से। अच्छा, कैसे निकालते हैं? टी क्या है? प्रतिवर्ष अवमूल्य की दर, ठीक है, यानी कितना उसमें लॉस, हमने 1 रुपया मारा था,
निवेशित कोष पर ब्याज की दर, यानी अगर 100 रुपया हम उस पे जैसे 200 रुपया जमा कर रहे थे, हम इसको मान लीजिए अपने पास न रख करके कहीं बैंक में जमा कर दें, तो जो बैंक का दर है उसके अनुसार उस पर कुछ ब्याज भी मिल जाएगा। यानी कि सपोज दैट इस टाइम 3% चल रहा है, तो यानी कि 203 यानी 6 रुपया उस पर ब्याज भी मिल गया पर मंथ है। परिसंपत्तियों की जीवन काल कितना है, उसका लाइफ साइकिल, यानी इस पेन का मान लीजिए 10 साल लाइफ साइकिल था। सी क्या है, परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मूल्य कितना हमने खरीदा था। तो हम यहाँ जो डेप्रिसिएशन रेट निकाल देंगे, डी बराबर आर माइनस सी माइनस एस और 1 + आर के पावर n - 1। हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या चीज है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट, वेट, ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला इसको हमने बता दिए, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज आप देख लीजिए कितना ज्यादा इसका एडवांटेज, फिर भी इसमें बात करते हैं। इस विधि का मूल्य लाभ यह है कि इसमें परिसंपत्तियों का जीवन काल समाप्त होने पर भी इसका रिप्लेसमेंट हम बचा के रखे रहते हैं, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग पट्टेदारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। जैसे पट्टेदारी का मतलब ये होता है कि अब मान लो आपने अपनी जमीन जो है इतने साल पे लीज पे दे दिया। लीज का मतलब ये होता है कि आप उसको इतने पैसे आपने उससे पैसा लिया, अब आपकी जमीन और जमीन पे कुछ भी करे, लेकिन उतने साल बाद आपकी वो जमीन मिल भी जाएगी प्लस पैसा मिल जाएगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें दोष क्या है, अगर ब्याज दर वाली, अगर ब्याज मिले ही ना, ठीक है, मार्केट में आपने डाल दिया ना, तो अगर मार्केट डाउन हो गया तो क्या होगा कि ये ब्याज जो है आपका फायदा नहीं कर सकता, इसका लाभ हानि खाते पर असमान भार पड़ता है, मतलब इसमें ज्यादा कोई वो नहीं होता, ये त्रुटिपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए तौर पे ये एक उदाहरण लिया गया है कि कोई भी वस्तु है, देखिए परिसंपत्ति का लागत कितना है, 10,000 है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना 8% है। हाँ, स्क्रैप टूल कितना है 4,000 है, और उसका सेवा काल कितना है 5 साल है। और तो अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सी कितना दिया, यानी इनिशियल कास्ट कितना दिया है, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे आर हमने निकाल लिया, एस निकाल लिया, एन निकाल दिया, अब डेप्रिसिएशन निकाल करके यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जितना वैल्यू दिया, खैर न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अंकों का योग की विधि, सम ऑफ द डिजिट मेथड, इस विधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों के स्क्रैप को उसकी मूल्य लागत से घटाया जाता है, अब बची हुई राशि की परिसंपत्तियों को अनुमानित सेवा काल पर घटते हुए अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए ये पेन था, ठीक है, उसकी मूल्य इनिशियल जब आपने खरीदा कितना था, 25,000 था। अब मान लीजिए उसका स्क्रैप मान कितना है, 6,000 है। हमने स्क्रैप मान कैसे हम बने निकालने बताया था, हमने यही मानना था कि अगर आप उसको रिपेयर करवाते हो और इनिशियल जो लागत लगी है उसका रिपेयर कराने का जो खर्च है अगर 30 से 40% से ऊपर चला जा रहा है तो इसका मतलब वो स्क्रैप है। फिर से हम बता दे रहे, मान लीजिए पेन कितने का है, 100 रुपये में है, ठीक है, और इसको 3-4 साल आपने यूज किया, ठीक है। अब आप इसको गड़बड़ हो गया, आप इसको रिपेयर करने चाह रहे हो, अब मान लीजिए 100 रुपया है और इसको बनवाई आप 50 रुपया दे रहे हो, यानी कि लगभग 30 से 40% से ऊपर आपने पैसा दे दिया ना, तो ये स्क्रैप वैल्यू है। तो वही चीज है कि पहले इसने खरीदा कितना 25,000 में, और स्क्रैप मान अब देखिए 25 का 30% कितना, 25 या 75, यानी कि ये 6,000, 7,500 ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। तो उससे कम ही हम लेंगे ना, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो स्क्रैप मान लेते हैं तथा सेवा काल 5 वर्ष है, तब इस विधि के अनुसार 5 वर्षों का अंक योग कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 15 होगा, ठीक है। समझना, इस विधि मूल्य ह्रास प्रतिवर्ष निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, यानी जो फार्मूला है, ठीक है। देखिए प्रथम वर्ष, ठीक है, यानी कि 5 साल तक वो चलेगा, ठीक है। फ्रैक्शन कितना आएगा, 15 है तो उसमें 5 आएगा, ठीक है, और इसमें निकाल लेंगे 25,000 - 6,000, ये इतना वैल्यू आएगा। इस तरीके से द्वितीय वर्ष, अब यहाँ द्वितीय वर्ष में जाएंगे तो 1 साल कम हो गया,
तो 4 हो गया। इसका फ्रैक्शन लेंगे 4/15, 4/15 और निकाल लिए, इतना हो गया। इस तरीके से लास्ट ईयर जाएंगे तो एक साल बचेगा, तो 1 साल बचेगा, 1/15 निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका फायदा क्या है। इस बुद्ध का प्रमुख लाभ यह है कि परिसंपत्ति के सेवा काल प्रारंभ के वर्षों से सबसे अधिक अमूल्य राशि उपलब्ध कराती है। यानी कि शुरुआत में सबसे ज्यादा था ना, देखिए ये शुरुआत में सबसे ज्यादा था, कितना था, ये था ना 5066 था। ठीक, शुरुआत में तो वही चीज कह रहा है, जबकि परिसंपत्ति द्वारा सबसे अधिक लाभ लिया जा रहा, मतलब उस साल सबसे ज्यादा लाभ भी लिया जा रहा, लेकिन उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा भी तो बताएगी। ठीक है, यह मोटर वाहनों के लिए मूल्यह्रास ज्ञात करने के लिए एक क्विक मेथड है। द्रुत मतलब क्विक मेथड है। इसके द्वारा वाहन को खरीदने बेचने के समय उसकी सेवा अवधि के अंदर उसके मूल्यह्रास को निर्धारण किया जाता है। यानी आप बाइक खरीदने जाते हो, अगर 50,000 की बाइक है, आप सेकेंड हैंड लेने जाते हो तो कहते हो कि ठीक है 25,000 दे दो। ठीक है, तो फिर आप फिर थर्ड हैंड लेने आए तो अब उसका भी कर दो, लेकिन 25 का आधा नहीं करना, उसका जो 50 है 50,000 का, उसका 1/3 करो। तो इस हिसाब से ये वाली मेथड होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं तीनों में तुलना कर लेते हैं। तीनों में, हालांकि 2 में हमने तुलना बता दिया, तीनों ये चित्र देखिए, एक सरल रेखी विधि है, एक अंकों का योग विधि है और एक अचयन विधि है। तो देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इन 3 विधियों में प्रतिवर्ष अमूल्य की राशि के पैटर्न को प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, देखिए ये है। अगर इसको कलर हम चेंज करें, खैर कलर चेंज करने की बात नहीं है, यहाँ देखिए दिया है। तो अब देखो ये जो किसमें जा रहा है, रिडक्शन में। देखो लास्ट में क्या है, कम होता जा रहा है। तो उसी का कंक्लूजन है सरल रेखी विधि में अमूल्य रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, अब अंकों का योग विधि में मूल बिंदु से दूर और मतलब झुकी हुई आती है, दिखाया ना। ठीक है, ऐसे झुकी हुई आती है। ठीक है चलिए, प्रारंभिक स्तरों पर सरल रेखी विधि में अमूल्य राशि शेष दोनों विधियों से कम होती है, बिल्कुल होती है, परंतु चरम स्तर तक यह बहुत अधिक हो जाती है। वास्तव में प्रारंभिक स्तरों पे अमूल्य की अधिक राशि हमने मेंटेन किया होता है। तो इस तरीके से ये चीज हम समझ सकते हैं। चलिए खैर, अब नेक्स्ट मेथड आया बीमा पॉलिसी मेथड। ठीक है, अब आप का ये सामान आपने खरीदा, अपने पास इससे कमाई हुई पैसा जो है आप रख रहे थे। ठीक है, इसको रख करके आप बैंक को रख दे दे। ठीक है, तो अब एक काम करो, आप कोई पार्टी है, कह रही है काम करो हमको पैसा दे दो। ठीक, हम उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट, बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, और प्लस एक सुविधा और देंगे कि अब अगर आपका पेन कुछ एक्सीडेंटियल हो जाता है तब हम आपको और भी ज़्यादा पैसा देंगे, जब जो भविष्य में आपको देने वाले थे वही। इंश्योरेंस का मतलब समझ ही रहे हो आप लोग। अब भाई आजकल आदमी का भी इंश्योरेंस, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो यानी कि इंश्योरेंस यह भी मशीन के अनुमानित सेवा काल के अंदर ही मशीन के निष्प्रयोज होने के खतरे को कवर करती है। समझ में? इस विधि में परिसंपत्तियों का मूल्य, लागत तथा उसके प्रतिस्थापन मूल्य के बराबर उस परिसंपत्ति का जीवन अधिक के लिए एक बीमा पॉलिसी ली जाती है तथा किस्त के रूप में एक निश्चित धनराशि कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी थर्ड पार्टी को जमा की जा सकती है। ठीक है, क्राइटेरिया लगा देता है कि हाँ इतने साल बाद आपको बोनस मिलेगा, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये भी बहुत मजेदार है ये। ठीक है, इस विधि निक्षेप निधि जैसी है, जैसे जो ना रिडक्शन वाला है, लेकिन दोनों विधियों में मूल्य का अंतर यह है कि बीमा पॉलिसी विधि में मूल्यह्रास कोष की राशि को प्रतिभूतियों में निवेश करने के स्थान पर, यानी कि अपने पास जमा करने या बैंक के पास जमा करने से बेटर है हम किसी थर्ड पार्टी को अपनी कमाई हुई पैसा दें। ठीक है, बस यही अंतर है, बाकी उसमें अंतर नहीं है। चलिए, इसका फायदा क्या है? अरे फायदा क्या, एक्सीडेंटियल आपको कवरेज मिल रहा है। ठीक है, इसका दोष क्या है? इस भाई कुछ ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा कंपनी को।
कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और किस्त में आप दे रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट है मशीन हावर बिजनेस मेथड, यानी कितना देर मशीन काम कर रही है हम उतने का पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। इस विधि में मूल्यह्रास की दर आगरण प्रति घंटा उत्पादन की स्थिर, यानी कि जितने देर हमारी मशीन प्रॉफिट दे रही है बस उतने देर का हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं, एक मशीन की मूल्य लागत कितना है, 11,000 है। 10% इसकी सेवा काल है, सर्विस पीरियड कितनी है, और स्क्रैप मान कितना है, 1,000 है। जरा स्क्रैप मान देखिएगा कितना है, 11,000 का कितना परसेंट है, लगभग आपका कितना है, 10 आ रहा है ना, 10% आ रहा है, ठीक। 1100, यानी मशीन पर 2 शिफ्टों में कार्य होता है, यानी नाइट और, ठीक है। अवमूल्यन राशि प्रति घंटा ज्ञात करिए। तो सी कितना है, ये इनिशियल कास्ट कितना हो गया, 11,000 सर। इसका क्या स्क्रैप वैल्यू 1,000, और कितना साल तक चलेगा ये, यानी शिफ्ट कितना 2, यानी कि ये कितना हो गया 16, ठीक है, समझना। अरे 8 घंटे का एक शिफ्ट माना जाता है, ठीक है। टोटल जो 24 घंटे को डिवाइड कर देते हैं 8 घंटा, ठीक है, यानी 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो 8 दूना 16। तो इसके निकालने का सी माइनस एस, मशीन की सेवा काल में कुल उपयोगी घंटे, तो 1100 ये कर देंगे, यानी कि इतना आ गया, समझ में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड कितना कोई भी मशीन है या कोई भी ऑपरेटर है, यानी कोई भी टूल्स, उससे कितना प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उससे कोई चीज कितनी बनाई जा रही है, उस मेथड के अनुसार है। इस विधि में मशीन के सेवा काल को उसके अनुमानित सेवा काल से उत्पादन होने वाले नगों या अनुमानित संख्या कितना वो आ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका देखिए, ये है, हिंदी में देख लीजिए। उदाहरण के मशीन की कुल लागत 5 लाख है, 10 बार इसका सेवा है, 5,000 क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, और ये प्रति कितना है 12, एक घंटे में 12 प्रोडक्ट तैयार करता है। हाँ, उत्पादन इकाई भी द्वारा इसका डेप्रिसिएशन ज्ञात करिए। तो सी दे दिया 50,000 है, 5 लाख, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया 50,000, और उत्पादन 12 दिया है। तो इसका फार्मूला सी माइनस एस, जो कि पीछे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया था, यानी कि इतना प्रति यूनिट रुपया खर्च हुआ। प्रति वर्ष बराबर अवमूल्य की दर पूरे प्रति वर्ष उत्पादित होने वाली, तो यानी कि 12 है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पे उत्पादन आधारित मशीन घंटा अथवा उत्पादन इकाई विधि में लाभ और दोष, ठीक है। इसका क्या फायदा है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो भी प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं पर प्रोडक्ट देख रहे हैं, जहां मूल्यह्रास की गणना किए गए कार्य के आधार पर होती है, वहां यह विधि अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास को प्रतिवर्ष स्थिर मानकर ही किया जाता है। भाई क्या है, 12 आपने फिक्स कर दिया है ना, ठीक है। इसका दोष भी क्या है, पहला तो यही दोष है कि आपने स्थिर मान लिया है, ऐसा स्थिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस विधि में प्रतिवर्ष मरम्मत और ये लागत उसमें इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। तो यानी कि ये वाला का फायदा वही होगा जहां प्रोडक्शन फिक्स होगा, ना कि वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी और कुछ मेथड बाकी हैं, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है।